नमस्कार मित्रों, मैं ब्रिजेश कुमार हूँ। आज हम लोग निराला की ये कविता जागो फिर एक बार भाग एक इसका पाठ करेंगे और इसका अर्थ देखेंगे। यह कविता परिमल नामक संग्रह से ली गई है, जो गंगा पुस्तक माला लखनऊ से 1929 में प्रकाशित हुआ था। पुस्तक की हेडिंग के नीचे लिखा है, माने परिमल के नीचे संग्रह का जो नाम है परिमल, उसके नीचे लिखा है सरस कविताओं का संग्रह। कविता के पाठ और व्याख्या में चलने से पहले यह रेखांकित करने की ज़रूरत है कि जागो का अर्थ क्या है। सवाल यह भी है कि जागो के साथ फिर लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जागो फिर एक बार, तो फिर लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले कभी जाग चुके थे या कभी जागते थे क्या? यह कैसी नींद है या क्या है जो 1000 बरस से चल रहा है और जगाने की तमाम कोशिशों के बावजूद जारी है। ध्यान दें कि निराला ने अपनी इस कविता में कहीं भी अंग्रेज़ों की गुलामी का या भारत देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन इस कविता की जितनी व्याख्या उपलब्ध है किताबों से लेकर इंटरनेट तक, सब जगह देशवासियों को भारत की आज़ादी के लिए जगा दिया गया है। यानी व्याख्याकारों ने अपना मनचाहा अर्थ कवि के मुंह में ठूंस दिया है। इस कविता में निराला के लिए जागो का प्रश्न अंग्रेजी राज से बढ़कर देसी अंधकार से संबद्ध है, जिसके पीड़ित ये व्याख्याकार लोग भी हैं। लेकिन उसके विस्तार में आने से पहले कविता पर आइए। निराला कह रहे हैं कि जागो फिर एक बार, प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार, जागो फिर एक बार। कह रहे हैं कि वो प्यारे, सब तारे तुम्हें जगा जगा कर थक गए, हार गए। सूर्य की नवोदित किरण तुम्हारे दर पर खड़ी है, तुम्हारा द्वार खोल रही है, जागो उठो। अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार, जागो फिर एक बार। आगे कह रहे हैं कि आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पांखें पी रही हैं मधुमौन, या सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार, जागो फिर एक बार। आंखें अलियों सी, अली माने भौरा, भ्रमर। तो जो सो रहा है उसकी आंखें भौरों की तरह हैं। किस मधु की गलियों में फंसी, आंखों के फंस जाने का मतलब उलझ जाना है। आंख का उलझ जाना दृष्टि का उलझ जाना है। कवि कह रहा है कि किस मधु की गली में क्या मजे लूटे जा रहे हैं चुपचाप, पी रही हैं मधुमौन। पखना बंद है, बंद कर पांखें, आंखें मधुपान कर रही हैं, या सोई हैं पी रही हैं मधुमौन, या सोई हैं कमल कोरकों में, कमल के
दलपुंज में कहिए कि सोई हैं या मधुपान कर रही हैं। बाहर बंद हो रहा गुंजार, बाहर गुंजार बंद हो रहा है। उठो जागो फिर एक बार। आगे कहना है कि अस्ताचल ढले रवि, शशि छवि विभावरी में चित्रित हुई है देख। यामिनी गंधा जगी, एकटक चकोर कोर दर्शन प्रिय। आशाओं भरी मौन भाषा बहुभावमयी, घेर रहा चंद्र को चाव से। शिशिर भार व्याकुल कुल, खुले फूल झुके हुए। आया कलियों में मधुर, मद उर यौवन उभार। जागो फिर एक बार। कह रहे हैं कि सूर्य अस्त हो चुका है, तारों से भरी हुई चांदनी रात है। रात रानी गमकने लगी है ना। शशि छवि विभावरी में, विभावरी माने तारों भरी हुई रात, चित्रित हुई है देख। यामिनी गंधा जगी, रात रानी गमकने लगी है। और एकटक चकोर गोर दर्शन प्रिय, चकोर अपने प्रिय की एक झलक पाने के लिए चकोर कोर दर्शन, एक झलक पाने के लिए एकटक निहार रहा है। उसका मौन बहुत से भावों से भरा हुआ है। आशाओं भरी मौन भाषा बहुभावमयी, उसका मौन बहुत से भावों से भरा हुआ है। प्रिय के दर्शन की आशा घेरती जा रही है। ये वाक्य खास तौर पर गौरतलब है। ऐसे ही वाक्यों की वजह से रामचंद्र शुक्ल ने निराला के लिए कहा कि इनकी भाषा पर बांग्ला का असर है। आशाओं भरी मौन भाषा बहुभावमयी, घेर रहा चंद्र को चाव से। कह रहे हैं कि प्रिय के दर्शन की आशा, उसका मौन बहुत से भावों से भरा हुआ है। प्रिय के दर्शन की आशा उसको घेरती जा रही है। घेर रहा चंद्र को चाव से। अब घेरने के कई अर्थ हैं। एक तो अब प्रिय की तरफ से, दूसरे चंद्रमा की तरफ से, तीसरी तरफ भाषा की तरफ से, चौथी तरफ मौन की तरफ से। तो कई पक्ष एक साथ हैं कि घेर रहा चंद्र को चाव से। शिशिर भार व्याकुल कुल, फूलों का जो कुनबा है वो शीत के भार से व्याकुल हो रहा है। खुले फूल झुके हुए, खिले हुए फूल झुके जा रहे हैं। आया कलियों में मधुर, कलियों में यौवन का मद आ गया है। जागो फिर एक बार, ऐसे में तुम उठो, जागो। पीऊ रव पपीहे प्रिय बोल रहे, पपीहा प्यू प्यू बुला रहा है। सेज पर विरह विदग्धा वधू, याद कर बीती बातें रातें मन मिलन की। मूद रही पलकें चारू, नयन जल ढल गए। लघुतर कर व्यथा भार, जागो फिर एक बार। कह रहे हैं कि पपीहा प्यू प्यू बुला रहा है। सेज पर विरह में जल रही विरह विदग्ध वधू
वो प्रिय से मिलन की बातें याद करके अपनी सुंदर पलकें, चारु माने सुंदर, अपनी सुंदर पलकें मूंद ले रही है। उसकी व्यथा आंसुओं में छलक पड़ी है। नयन जल ढल गए, लघुतर कर व्यथा भार, जागो फिर एक बार, तुम उठो। आगे कहते हैं कि सहृदय समीर जैसे पूछो प्रिय नयन नीर, शयन शिथिल बाहें भर स्वप्निल आवेश में, आतुर उर्वसन मुक्त कर दो, सब सुप्ति सुखोन्माद हो, छूट छूट अलस फैल जाने दो पीठ पर, कल्पना से कोमल ऋजुकुटिल प्रसार कामी केश गुच्छ, तनमन थक जाएं मृदु सुरभसी समीर में, बुद्धि बुद्धि में हो लीन, मन में मन जी जी में, एक अनुभव बहता रहे उभय आत्माओं में, कब से मैं रही पुकार, जागो फिर एक बार। यह इस कविता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ जो पुकार है उस पुकार का परिचय भी आया है। वो जो सूर्य की किरण है, सुबह की नवोदित किरण, वो यहाँ मैं शब्द उसके लिए आया है। तो आप इसको पूरा देखें। कह रहे हैं कि सहृदय समीर जैसे, कि जैसे दिलदार समीर वायु की तरह, समीर की तरह तुम बधू के आंसू पोंछ दो, पूछो प्रिय नयन नीर, शयन शिथिल बाहें भर स्वप्निल आवेश में, आतुर उर्वसन मुक्त कर दो। कह रहे हैं कि सोने से शिथिल पड़ी उसकी बाँह धरकर तुम उसे अपनी धड़कती गोद में भर लो। स्वप्न शिथिल बाहें भर स्वप्निल आवेश में, आतुर उर्वसन मुक्त कर दो, कि तुम उसकी बाँह धरकर अपनी धड़कती गोद में भर लो और उसके हृदय की जो आतुरता है उसे हल कर दो, उर्वसन मुक्त कर दो। हृदय की आतुरता का शमन करने की बात कह रहे हैं कि सब सुप्ति सुखोन्माद हो, कि कह रहे हैं कि सुप्ति को सुख के उन्माद से भर दो, छूट छूट अलस कल्पना से, छूट छूट अलस फैल जाने दो पीठ पर, कल्पना से कोमल ऋजु कुटिल प्रसार कामी केश कुछ। कहना है कि कल्पना की तरह कोमल जो घुंघराले बाल हैं उनको पीठ पर इस तरह फैल जाने दो कि सारा आलस्य दूर हो जाए, तन को मन को आगे के तन मन थक जाएं, न फैल छूट छूट अलस फैल जाने दो पीठ पर, कल्पना से कोमल ऋजु कुटिल प्रसार कामी केश गुच्छ, तन मन थक जाएं मृदु सुरभ सी समीर में, सुगंधित वायु चल रही है। ऐसे में सूर्य की नवोदित किरण कह रही है कि मैं तुम्हें कब से पुकार रही हूँ। बुद्धि को, मन को, प्राण को, तृप्ति तोष को एक सूत्र में बांधने के लिए, सबको भय से मुक्त करने के लिए एक बार फिर जागो। ये काव्य की सुंदर पंक्तियां हैं और महत्वपूर्ण अंश है कि कह रहे हैं कि मृदु सुरभ सी समीर में, बुद्धि बुद्धि में हो लीन, मन में मन जी जी में, एक अनुभव बहता रहे उभय आत्माओं में, कब से मैं रही पुकार, जागो फिर एक बार। यहाँ एक अनुभव किसी अखंडता के अर्थ में नहीं है।
एक की मायने में यहाँ एक नहीं है जो एक धारा बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो एक है वह बुद्धि का, मन का, प्राण का, तृप्तितोष का एक सूत्र में बंध जाना है। और उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभय आत्माओं में जो भय मुक्त करने की बात है वो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। और उसी को भय मुक्त संस्कृत भीति भगी, संस्कृत का सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता बताई गई है कि वह आपको भय मुक्त करती है। तो निराला उस गंभीरता से यहाँ एक पाठ में उभय है, जबकि कविता जो रामविलास जी ने जो संपादित की है वो उसमें यह अभय है। तो इसको आप देख लेंगे, ये इंटरनेट में बहुत सा ये है भूल है प्रूफ की। तो यहाँ कवि का कहना है कि सूर्य की नवोदित किरण कह रही है कि मैं तुम्हें कब से पुकार रही हूँ, बुद्धि को, मन को, प्राण को तृप्तितोष के सूत्र में बांधने के लिए, सबको भय से मुक्त करने के लिए एक बार फिर से जागो। आखिरी हिस्सा ये है कि उगे अरुणाचल में रवि, आई भारती रति कविकंठ में, क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन, एक ही संसार के बीते दिन पक्ष मास, वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार। कह रहे हैं कि भारत की जो भारती है, आई भारती रति कविकंठ में, जो भारती है वह निराला के लिए हिंदी है। वह अलस सुबह के ललूहे सूर्य की तरह कवि कंठ में उतर आई है, क्षण क्षण में परिवर्तित। प्रकृति अपना रूप बदलती रही है, लेकिन प्रिय का संसार वही एक ही है न, एक ही संसार के बीते दिन पक्ष मास, यानी वह नहीं बदला जबकि उसे समय के साथ बदलना था। दिन पखवाड़ा महीना क्या, तुम्हारे उठने की प्रतीक्षा में कितने हजार बरस बीत गए। ये पूरा हिस्सा आप गौर से देख लीजिएगा कि कह रहे हैं कि क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन, एक ही संसार के बीते दिन पक्ष मास, वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार। इस कविता की व्याख्या में कुछ बातें हमें ये कहना है आगे कि निराला के काव्य में अंधकार रामविलास जी के अनुसार नियति की तरह व्याप्त है। वह सुख में भी है, दुख में भी है। यह अंधकार से उपजा त्रास तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों से टकराहट की बदौलत तो है ही, इसमें औपनिवेशिक गुलामी का पक्ष तो है ही। हमारा कहना है कि इस अंधकार की, इस दिगंबरी निराशा, कोट अनकोट दिगंबरी निराशा, ये निराला का ही पद है कि इस दिगंबरी निराशा की जड़ें पतनघाती संस्कृति के ठाकुर द्वारे तक फैली हुई हैं। पतनघाती संस्कृति, राम की शक्ति पूजा में ये पद इस्तेमाल किया उन्होंने। तो इस अंधकार की, इस दिगंबरी निराशा की जो जड़ें हैं उनका संबंध केवल औपनिवेशिक गुलामी से नहीं है, उसका संबंध केवल राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों की, कवि की टकराहट से नहीं है, काव्य चेतना की, काव्यबोध की। उसमें उस पतनघाती संस्कृति का भी योगदान है। ये एक महत्वपूर्ण बात है।
निराला इस बात को साफ साफ कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, लेकिन हिंदी आलोचना में इस अंधकार की कोई समझ आज तक नहीं है, अब तक नहीं है। अच्छा, इसकी वजह है, हिंदी में माना जाता है कि समाज की तमाम समस्या की जड़ अंग्रेजी राज है। उसके पहले सांस्कृतिक उत्कर्ष का भक्ति काल चल रहा था, जबकि उसी समय यहाँ तुर्कों मुगलों की सत्ता कायम हुई। उसी समय यहाँ वैष्णववादी संस्कार विचार जड़ीभूत हुए। यानी जब हीनता, निम्नता और दास्य भाव की चेतना मजबूत हुई, तब हिंदी में बताया जाता है कि यहाँ तो सांस्कृतिक जागरण हुआ। यह जो अंतर्विरोध है, इस अंतर्विरोध ने हिंदी की आलोचनात्मक चेतना को अभी भी आज भी जकड़ रखा है और हिंदी का विद्यार्थी और हिंदी की आलोचना भरम खा गई है। खुद वैष्णववादी और प्रखर हिंदू हिंदीवादी निराला संस्कृत साहित्य के अपने गहन अध्ययन की बदौलत जिस तथ्य को सहज ही देख रहे हैं, उसे ध्यान से समझ लेने की ज़रूरत है। निराला के काव्य बोध को समझने के लिए इस अंधकार की शिनाख्त जरूरी है। परिमल की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि अंधकार की यह स्थिति चित्रप्रियता के कारण उत्पन्न हुई। कोट अनकोट चित्रप्रियता, ये उन्हीं का पद है। 7वीं 8वीं शताब्दी तक उन्होंने वैदिक काल के अनंतर लिखा है, लेकिन इतिहासकारों की मति के मुताबिक हम इसको 7वीं 8वीं शताब्दी तक मानते हैं कि 7वीं 8वीं शताब्दी तक आते आते भारतीय मनीषा में जिस सांस्कृतिक स्मृति लोप की दशा पैदा की गई, वही निराला के लिए चित्रप्रियता की स्थिति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको जब्दी मनोवृत्ति कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि वहाँ वस्तु पक्ष ओझल हो गया और चेतना हर संदर्भ में आत्मगत दायरे में ही पक्ष विपक्ष करने लगी। यही अंधकार का सबब है। निराला की उक्ति है कि मकड़े ने, परिमल की भूमिका में लिखा कि मकड़े ने दूसरों को फांसने के लिए जो जाल बुना, उसमें वह खुद भी उसी तरह फंसा हुआ है। यह जाल आप देखें कि वैष्णववाद का है। हस्र यह कि चेतना स्वार्थ के अवगुंठनों में उलझकर लुंठित हो गई और दिशाबोध खो गया। निराला इस अंधकार को अपनी कविताओं में कार्यकारी रूप में देख रहे हैं कि हर संदर्भ में वह अपनी समूची निम्नता के साथ मौजूद है और लगातार शक्तिमान होता जा रहा है। निराला ने ज्ञान का प्रकाश पाने का जो दावा किया है, उसका खास मतलब है। वह ज्ञान आकाश को अंधकार उगलते हुए देख रहा है, वह दृष्टि समुद्र को आग उगलते देख रही है। निराला की कविता में दुर्गा को अंधकार की देवी बताया गया है। रामविलास जी ने इसको रेखांकित किया है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हिंदी आलोचना में भले ही अब तक ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन यदि आप निराला को समझना चाहते हैं तो इस अंधकार की संरचना पर और उसकी क्रिया व्यापार पर गौर करना होगा। आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि निराला की कविताओं में रात ही रात है। वहाँ स्पर्श है, गंध है, रस है, लेकिन वहाँ रोशनी नहीं है। कवि ने अपने उद्यम से, अपने संघर्ष से, अपने श्रम से जहाँ जहाँ रोशनी पैदा कर दिया है, वहाँ वहाँ कालजयी रचना घटित हो गई है। निराला के काव्यबोध में वैष्णववादी संस्कृति का यह अंधकार सटीक मात्रा में डाले गए नमक की तरह घुला हुआ है। काल लिखा कि काल खलता रहा, कला खिलती रही। निराला के काव्य देश में राजनीति, धर्म, व्यवसाय, समाज सब अंधकार के पीड़ित हैं। यह स्थिति वैदिक काल के अनंतर निर्मित हुई। उन्होंने लिखा है, इतिहासकारों की मति 7वीं 8वीं शताब्दी है। गर्व के, श्रेष्ठता के, वीरता के, मर्यादा के जितने उपमान प्रतिमान हैं, वे सब निराला के यहाँ जिस रोशन अतीत से ग्रहण किए गए हैं, वह युग और वह समाज जो निराला के लिए हिंदू समाज है, वो दुनिया में ज्ञान बुद्धि का प्रहरी हुआ करता था। हमारे मति से वो बौद्ध संस्कृति का परंपरा की देन थी। लेकिन ऊर्णनाभ मकड़े को कह रहे हैं, ऊर्णनाभ ने ऐसा जाल बिछाया
कि अंधकार का साम्राज्य खड़ा हो गया। आखिरी बात आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि संस्कृत का विद्यार्थी जब अपने विषय को वस्तु जगत की माया मिथ्या के आर पार देखने लगता है तो भौतिक वास्तविकता का दर्शन उसे सत्य का पता बता देता है। जिसे इतिहास कहते हैं वह इसी सत्य का कोई सगा लगता है। जो अंधकार है वह असत्य के कुनबे का है। छोटे किसान परिवार से आने वाले निराला अपने जीवन के विकास क्रम में जिस तरह व्यक्तिवाद और वैष्णववाद से लगातार जूझते चले गए हैं, यह पूरा सिलसिला शुरू से आखिर तक अगर आप देखें तो ऐसा लगेगा कि जैसे यह सचमुच सूर्य है जो भीमा मूर्ति अमानिशा को फाड़कर उगता चला आ रहा है। इसके साथ ही यह पाठ समाप्त होता है। हमारी यह व्याख्या और ये पाठ आपको कैसा लगा, आप अपनी मति जाहिर कर सकते हैं कमेंट करके। इसके जागो फिर एक बार कविता का जो दूसरा भाग है उसके साथ हम फिर हाजिर होंगे। हमारी यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी तो हमारे इस हिंदी सारंग के पेज को आप लाइक करें, अपने साथियों को पढ़वाएं, ख़ास तौर पर विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए प्रेरित करें। आप सबको धन्यवाद।